गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। डेली करंट अफेयर के इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम 23 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को यहां पर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आराम से रिलैक्स होकर सेशन को देखिए, एक एक फैक्ट को नोट कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड प्रेस फोटो के द्वारा किस देश के फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो एक स्वीडिश फाउंडेशन है वर्ल्ड प्रेस फोटो। ये हर साल वर्ल्ड के फोटोग्राफर्स को उनकी फोटोज के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान करती है। इस साल ये जो अवार्ड है ना, फिलिस्तीन के एक फोटोग्राफर को दिया गया है। आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर सी। फिलिस्तीनी एक फोटोग्राफर है जिनका नाम है समर अबू एलोफ। इन्होंने एक बच्चे की फोटो खींची है। यहां पर आप इस फोटो को देखेंगे तो एक बच्चे की फोटो है जिसके हाथ नहीं है। यह गाजा का एक बच्चा है। इजरायली जो एयर स्ट्राइक हुई थी, आप सभी को पता होना चाहिए कि इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य में युद्ध चल रहा है ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से। तो यहां पर इजरायली एयर स्ट्राइक में एक बच्चे के दोनों हाथ कट गए थे। तो उस बच्चे की फोटो को क्लिक किया था समर अबू एलोफ ने। तो 9 साल का एक बच्चा था मोहम्मद एजोर। इसकी एक छवि प्रकाशित की गई थी, इसकी फोटो प्रकाशित की गई थी द न्यूयॉर्क टाइम्स में, है ना। मतलब समर अबू एलोफ का ये जो पिक्चर है द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित किया गया था, जो कहीं ना कहीं युद्ध की भयावह परिस्थिति को बताता है कि एक युद्ध जो है ना वो कैसे जिंदगियों को बर्बाद करता है, कैसे देशों को बर्बाद कर सकता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो फिलिस्तीनी एक आतंकवादी ग्रुप है हमास, उसने हमला किया था इजराइल पर। इजराइल के काफी सारे लोग उस वक्त मारे गए थे। ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा इजरायली लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जब इजराइल ने रिटेलिएट किया तो उसके बाद हमें युद्ध देखने को मिला और फिलिस्तीन के गाजा क्षेत्र को इजराइल ने काफी क्षति पहुंचाई है इस युद्ध के बीच में। तो हमको ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो युद्ध है ना वो बहुत ही घातक हो सकता है, वो किसी भी देश के मध्य में हो। तो इस परिस्थिति को कहीं ना कहीं इस छवि के माध्यम से बताया गया है समर अबू एलोफ के द्वारा, जो कि फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है। इनका फोटो द न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिकी अखबार है, इसमें प्रकाशित किया गया था। तो इसी इमेज के लिए, इसी फोटो के लिए समर अबू एलोफ को यह अवार्ड दिया गया है, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। देखिए, जो 68th वर्ल्ड प्रेस फोटो कॉन्टेस्ट था, ये जो आयोजित किया गया था, उसमें 141 कंट्रीज के अलग अलग 3778 फोटोग्राफर्स ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने ऑलमोस्ट 59,000 से ज्यादा तस्वीरें भेजी थी। उन तस्वीरों में एक तस्वीर को प्राइज दिया गया है, अवार्ड दिया गया है, और वो तस्वीर फिलिस्तीनी फोटोग्राफर समर अबू एलोफ की है। अब इन्हें पुरस्कार राशि दी जाएगी 10,000 यूरोस। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फोटो के बारे में आपको पता चल गया। डच फाउंडेशन है ना, इसके द्वारा दिया जाता है। डच फाउंडेशन वर्ल्ड प्रेस फोटो नाम का ही है। इसके द्वारा ये अवार्ड भी दिया जाता है फोटो ऑफ द ईयर का। पूरे वर्ल्ड में जितने भी फोटोग्राफर्स है ना, उनकी पत्रकारिता में उनका जो योगदान है, उन्होंने जो योगदान दिया है, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है जर्नलिज्म में, उसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। सबसे पहली बार इस की शुरुआत की गई थी 1955 में। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है हमें वर्ल्ड प्रेस फोटो का एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर जुमाना एल्जिन खोरी देखने को मिलते हैं। तो हमारे लिए किस फोटोग्राफर ने अवार्ड जीता है, ये इंपॉर्टेंट है। पिक्चर किस बॉय की थी, ये पूछा जा सकता है, तो आप इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित है? तो हमको सबसे पहले तो यहां पर पहला जो फैक्ट है वो ये मिलता है कि लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये है मोंडो डुप्लेटिस, जो कि बहुत ही फेमस पोल वॉल्ट के प्लेयर हैं या खिलाड़ी हैं। पूरे वर्ल्ड में ये जो अवार्ड है ना,
स्पोर्ट्स के क्षेत्र के ऑस्कर कहलाते हैं, है ना, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। तो पोल वॉल्ट के खिलाड़ी को दिया गया मोंडो डुप्लेटिस। पूरी बात करेंगे, पूरी डिटेल को हम समझेंगे। तो स्पेन के मैड्रिड में यह अवार्ड आयोजित किए गए थे। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का आयोजन स्पेन के मैड्रिड में हाल ही में किया गया था। स्पोर्ट्स की दुनिया का सर्वोच्च अवार्ड है, खिलाड़ी को दिया जा सकता है। वैसे काफी सारी कैटेगरीज होती है। खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो क्लब होते हैं ना, खेल क्लब या टीमें, उनको दिया जा सकता है। खेलों के क्षेत्र का ऑस्कर कहलाता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब जो लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में अलग अलग कैटेगरीज में दिए गए, अगर हम उनकी बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज है, तो मेन यहां पर मैं आपको बताऊंगा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, यह अवार्ड जीता है मोंडो डुप्लांटिस ने, जो कि स्वीडन के पोल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं, बहुत ही फेमस, जिनसे हमारा क्वेश्चन था। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो यह है सिमोन बाइल्स, यूएसए की है और एक जिम्नास्ट है। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया रियल मैड्रिड, स्पेन का एक फुटबॉल क्लब है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन विथ अ डिसेबिलिटी जियांग युआन को यह अवार्ड दिया गया, चाइना के पैरा स्विमर है। इसके अलावा लॉरियस स्पोर्टिंग आइकॉन अवार्ड राफेल नडाल को दिया गया, स्पेन के टेनिस प्लेयर। और लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है कैली स्लेटर को, जो कि यूएसए की एक सर्फिंग की खिलाड़ी है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड है। यहां पर सबसे ज्यादा जो अवार्ड हमें एग्जाम में देखने को मिला है एसएससी वगैरह में, वो 2 तरीके के देखने को मिले हैं, ऊपर के 2, लेकिन अदर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी हमसे पूछे गए। तो यहां पर जितने भी मेन हैं वो मैंने आपको बता दिए। देखिए, अगर हम अवार्ड की बात करते हैं तो ये लॉरियल्स स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा हर साल दिया जाता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के आधार पर। शुरुआत की गई थी 1999 में। देखिए, जो मोंडो डुप्लांटिस है, जिनकी अभी हमने बात की, पोल वोल्ट के खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये ट्रैक और फील्ड के दूसरे एथलीट हैं जिनको लॉरियस अवार्ड दिया गया है। इनके पहले केवल उसेन बोल्ट, जो कि जमैका के धावक हैं, है ना, देखा होगा आपने, उसेन बोल्ट को, जमैका से आते हैं, वो पहले व्यक्ति थे जिनको लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था ट्रैक एंड फील्ड में। और अब दूसरे बने हैं मोंडो डुप्लांटिस। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर इन्हीं से था। स्वीडन के हैं, ये भी याद रखिएगा, और पोल वोल्ट के खिलाड़ी हैं, इसे भी याद रखिएगा। देखिए, आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए ज्योग्राफी अवेलेबल है। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप ज्वाइन कर सकते हैं काफी नॉमिनल प्राइस में। यहां पर देखिए, आपको पूरी ज्योग्राफी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहां पर मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट भी यहां पर लगा पाएंगे। और आपके साथ आपके लिए डाउट सेशन क्लासेस भी यहां पर आयोजित होती है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ज्योग्राफी की लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं। देखिए, ये कंबाइन है, कंपाइलेशन है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी आपको मिल जाएगी 149 में। अगर आप इंडिविजुअल ज्वाइन करते हैं इंडियन या वर्ल्ड ज्योग्राफी को, तो वो आपको 99 रुपीज में पड़ जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप डायरेक्ट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी आपको डाउट आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। आगे बढ़े, सर्बिया के नए पीएम के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सर्बिया की बात करें, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसके हाल ही में नए पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए हैं ड्यूरो मैकुट। किसके? सर्बिया के, है ना, यूरोपीय देश सर्बिया के नए पीएम ड्यूरो मैकुट नियुक्त किए गए। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। वैसे अप्रैल के मिड में इनकी नियुक्ति की गई थी। सर्बिया की जो पार्लियामेंट है वहां पर 250 सीटें। अब जब पीएम पद के लिए इलेक्शन हुए ना, तो 250 सीटों में से 153 वोट मिले हैं ड्यूरो मैकुट को, और ये सर्बिया के नए पीएम बन गए। इनके पहले मिलोस वुसेवुक या वुसेविक ये पीएम के पद पर थे, लेकिन इन्होंने फरवरी 2025 में रिजाइन दे दिया था अपने पद से। और इनके बाद पीएम के मिलोस के रेजिग्नेशन के बाद पद खाली था सर्बिया में। अब पीएम पद के लिए वापस से नियुक्ति की गई है, और यह ड्यूरो
मैकुट को बनाया गया। 61 साल के हैं और डॉक्टर और शिक्षाविद की इनके पास उपाधि है ना, प्रोफेसर की उपाधि है, और पीएम के रूप में ये अपॉइंट किए गए। सर्बिया के प्रेसिडेंट की बात करें तो अलेक्जेंडर वुसिक वर्तमान में सर्बिया के प्रेसिडेंट है। देखिए यूरोपीय देश है, बेलग्रेड इसकी कैपिटल है। पीएम और प्रेसिडेंट आपको पता चल गए, अलेक्जेंडर वुसिक हो जाते हैं प्रेसिडेंट और ड्यूरो मैकुट हो जाते हैं इस देश के पीएम, जो कि अभी अपॉइंट किए गए। आगे आइए, आदिवासी साहित्य संस्था ने कोक बोरोक लैंग्वेज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की डिमांड की है। यह भाषा किस राज्य में इंडिया में स्पेशली बोली जाती है? तो लैंग्वेज का नाम क्या है पता है? कोक बोरोक लैंग्वेज। पूर्वोत्तर भारत में स्पेशली त्रिपुरा में सबसे ज्यादा बोली जाती है कोक बोरोक लैंग्वेज। हाल ही में आदिवासी साहित्य संस्था, जो कि स्पेशली पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में काम करती है, इसने कोक बोरोक लैंग्वेज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की डिमांड की है। ठीक है, तो त्रिपुरा के अलावा भी त्रिपुरा के आसपास के राज्यों में कुछ स्थानीय लोग बोलते हैं, लेकिन स्पेशली सबसे ज्यादा त्रिपुरा में बोरोक लोग या फिर वहां के जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी मातृभाषा के रूप में ये बोली जाती है। काफी प्राचीन है, क्योंकि त्रिपुरा का जो इतिहास देखने को मिलता है वो कोक बोरोक लैंग्वेज में देखने को मिलता है। अब डिमांड की जा रही है कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है ना, उसमें जगह दी जानी चाहिए कोक बोरोक लैंग्वेज को। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें तो यहां पर कोक का अर्थ होता है भाषा और बोरोक का अर्थ होता है मनुष्य या फिर मनुष्य का समुदाय। बोरोक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है ना, जो बोरोक मनुष्य उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो इसका हिंदी मीनिंग निकलता है त्रिपुरा में वहां का जो राजवंश का इतिहास है वो प्रारंभिक रूप से कोक बोरोक और इसके अलावा कोलोमा लिपि, ये कोक बोरोक का ही एक दूसरा रूप है, इसी में देखने को मिलता है। त्रिपुरा ने 1979 में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी थी और त्रिपुरा की ऑलमोस्ट 24% पॉपुलेशन कोक बोरोक भाषा को बोलती है। बंगाली के बाद दूसरे स्थान पर, बंगाली के बाद ये दूसरे स्थान पर आती है, जो किसी एक परमानेंट कम्युनिटी के द्वारा स्थानीय भाषा के रूप में सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो 24% पॉपुलेशन त्रिपुरा की कोक बोरोक लैंग्वेज बोलती है। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल के बारे में सुना होगा आपने, जिसमें शामिल किए जाने की डिमांड की जा रही है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल की बात करते हैं तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करती है, अनुसूची। वैसे मूल संविधान में आपको पता है 8 ही अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है। 4 शेड्यूल्स आगे चलकर जोड़े गए हैं अलग अलग अमेंडमेंट के द्वारा। हम 8th शेड्यूल की बात करते हैं, जो मूल संविधान था उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज केवल 14 थी। 14 लैंग्वेज ही थी जो मूल संविधान 1950 में लागू हुआ था, उसमें 14 भाषा को ही ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में 8th शेड्यूल में शामिल किया गया था। आगे चलकर 1967 में 21th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और सिंधी भाषा को 15th लैंग्वेज के रूप में शामिल किया गया। फिर आगे चलकर 71th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1992। 3 और लैंग्वेज जुड़ी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 18 लैंग्वेज हो गई। और फाइनली 92 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2003 में और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 और लैंग्वेजेस को जोड़ा गया, जिससे अब 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस की संख्या हो जाती है 22। तो ये कौन सी कब जुड़ी? कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी में काफी क्वेश्चन आए, ध्यान रखना। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को, मतलब आज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑथर हैं, जितने भी पब्लिशर्स हैं, जितने भी लाइब्रेरीज हैं, शिक्षा में उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है ना, उसको समझना और उसको सम्मानित करना वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इसके माध्यम से किताबों की इंपॉर्टेंस को बताना और जो वर्ल्ड के फेमस ऑथर है उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना। यूनेस्को के द्वारा विलियम शेक्सपियर
एक बहुत ही फेमस ऑथर है, नाम सुना होगा आपने, और मिगुएल सर्वेंटिस, ऐसे जो महान साहित्यकार हुए ना, उनके सम्मान में 23 तारीख को 23 अप्रैल को चुना गया था वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में। तो ये इतिहास में तो यूएसए से मनाते हुए आ रहे थे, लेकिन आगे चलकर फाइनली यूनेस्को ने इसे 1995 में ऑफिशियली मान्यता प्रदान की थी। इतिहास तो काफी पुराना देखने को मिलता है, 1926 के बाद से इतिहास देखने को मिलता है, लेकिन ऑफिशियली यूनेस्को की मान्यता मिली थी 1995 में। ठीक है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। यहां पर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूं। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है जानते हैं? आंद्रे एंजोले। इन्होंने 2024 के लिए, जो स्ट्रासबर्ग फ्रांस में आता है, को 2024 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया था लास्ट ईयर, है ना। तो 2024 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे घोषित किया गया था? फ्रांस के स्ट्रासबर्ग को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। भारत ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के निदेशक पद के लिए एम रेवती को भारतीय उम्मीदवार नामित किया है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, है ना। इसके डायरेक्टर की पोस्ट अभी खाली हो रही है ना। तो इस पद के लिए एम रेवती को भारतीय उम्मीदवार नामित किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। यहां पर एम रेवती की अगर हम बात करते हैं कि ये कौन है, तो भारत ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो भारत में है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसमें जॉइंट वायरलेस एडवाइजर के रूप में कार्यरत थे एम रेवती। इन्हें इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो के डायरेक्टर पोस्ट के लिए कैंडिडेट के रूप में नामित किया। देखिए, एम रेवती जिस डिपार्टमेंट में काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में जॉइंट वायरलेस एडवाइजर, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है ना, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। काम क्या है? तो वायरलेस कम्युनिकेशन और रेडियो स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो देखता है इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और इसी में कार्यरत है संयुक्त बेतार सलाहकार या फिर जॉइंट वायरलेस एडवाइजर एम रेवती। नामित किया है हमने, नाम आगे बढ़ाया है इंडियन कैंडिडेट के रूप में। अब चुना जाता है या नियुक्ति की जाती है कि नहीं, वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन अभी इंडियन कैंडिडेट के रूप में एम रेवती का नाम चयनित किया गया। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात कर ले, क्योंकि इसी के डायरेक्टर की बात हो रही है। एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया भर में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को दुरुस्त करना, उनके लिए नियम बनाना इस संस्था का काम है। लाइक इंटरनेट, टेलीफोन, रेडियो, ये जो भी सेवाएं हैं उनको दुरुस्त करना, उनको उनका मैनेजमेंट करना, पॉलिसीज मेकिंग का काम करना, यह इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का काम है। यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है, जिसकी स्थापना 17 मई 1865 में की गई थी, और हेडक्वार्टर, जैसा कि हमने क्वेश्चन में बात की है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में देखने को मिलता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाता है यहां पर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का। ओके, डन। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया? अच्छा, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क ये क्या है, समझेंगे इसको, क्योंकि डाउट आपको यहीं आएगा, लेकिन पहले आंसर लेते हैं। यूनेस्को ने हाल ही में, देखिए, वर्ल्ड के 16 प्लेसेस को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है। कितने प्लेसेस को? 16 अलग अलग प्लेसेस को, जो कि 11 अलग अलग देशों के हैं। देखिए, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, इसको समझिए पहले। यूनेस्को के तहत स्थापित एक नॉन प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। शुरुआत की गई थी यूनेस्को ने इसकी 2015 में इंटरनेशनल जियो साइंस एंड जियो पार्क प्रोग्राम के एक कंपोनेंट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ल्ड के किसी भी प्लेस को
ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया जाता है। ऐसे प्लेसेस होते हैं जो कि नेचुरल हेरिटेज और भूगोल के महत्व को दर्शाते हैं, है ना। मतलब जो ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से या फिर नेचुरल हेरिटेज, नेचर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे प्लेसेस को यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया जाता है, जगह दी जाती है, प्लेसेस को शामिल किया जाता है। कैसे प्लेसेस हो सकते हैं? पुराने पहाड़ हो सकते हैं, हेरिटेज भी है ना। गुफाएं हो सकती है, जो वॉल्केनो के आसपास के एरियाज होते हैं, वॉल्केनो से इफेक्टेड जो एरियाज होते हैं वो इनमें शामिल किए जा सकते हैं। तो ऐसी जगह पर नेचुरल ब्यूटी और पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है ना। तो साइंटिस्ट की या साइंस की नजरों में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं। अगर ऐसे प्लेसेस को शामिल किया जाता है ना, मतलब मान्यता दी जाती है इस नेटवर्क में, तो देखिए नेचुरल हेरिटेज को बचाया जा सकता है। उद्देश्य है कि नेचुरल हेरिटेज को बचाया जाए, लोगों को पृथ्वी के इतिहास के बारे में पढ़ने में मदद मिले, जो स्थानीय लोग हैं उनको भी प्रॉफिट हो। जब इंटरनेशनली कोई भी साइट या जगह फेमस होगी तो स्थानीय लोगों को मदद मिलेगी, इनके लिए रोजगार बढ़ेगा, टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, और इन्वायरमेंटल जितने भी एरियाज है जो कि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको बचाने में भी यहां पर मदद मिलेगी। तो यही काम है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में किसी भी प्लेस को शामिल किए जाने का। ओके, अभी 2025 में 16 नई सिटीज को शामिल किया गया है, नए एरियाज को शामिल किया गया है, जो कि 11 अलग अलग कंट्रीज से हैं। ओके, तो 2015 में शुरू किया गया था, 2025 में ये 10वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। मैनेजमेंट कौन करता है? अगर नेटवर्क में किसी भी प्लेस को शामिल किया जाता है तो मैनेजमेंट नेशनल लॉ के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी लीगल बॉडी को दिया जा सकता है उस देश की, है ना। और जो यूनेस्को है वो फंडिंग प्रोवाइड करता है। अब यहां पर बात आती है कि अगर किसी को इस नेटवर्क में शामिल कर लिया जाता है तो क्या हमेशा यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की मान्यता बनी रहेगी? नहीं, यह मान्यता केवल 4 साल के लिए होती है। 4 साल के बाद इसे फिर से देखा जाएगा, फिर से इसकी निगरानी की जाएगी, फिर से इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और अगर फिर कंटिन्यू कर सकते हैं तो करेंगे, लेकिन 4 साल तक ही मान्यता दी जाती है। ओके, अगर वर्तमान में यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क कितने प्लेसेस हैं इसमें शामिल, इसकी बात करें तो 50 देशों में 229 साइट्स हैं। 229 साइट्स को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। यहां पर आपको यह चीज पता होना चाहिए कि इंडिया का कोई भी प्लेस इस लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं किया गया। ओके, विवाद के कारण चर्चा में रहा स्कारबोरो शॉल किस सागर में स्थित क्षेत्र है? तो स्कारबोरो शॉल, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, हमको साउथ चाइना सी में देखने को मिलता है। दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर का पार्ट है ना। अब चाइना, भाई एक तो वही होगा, सीधी सी बात है कि अगर साउथ चाइना सी में किसी भी क्षेत्र को लेकर विवाद है तो पहला जो एक साइड, जो एक पक्ष है वो कौन होगा? चाइना होगा। अब दूसरा देश देखते हैं कि दूसरा कौन है। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है कि अगर हम फिलीपींस के पास एरिया को देखें ना तो ये हमको देखने को मिलेगा एक रीजन, और यहां पर छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिलेंगे जिसे कहा जाता है स्कारबोरो शॉल, है ना। स्कारबोरो शॉल काफी सारे एरिया है अलग अलग, एक स्प्रेटली आइलैंड देखने को मिल जाएगा, है ना। साबिना शॉल नाम का एरिया देखने को मिल जाएगा, सेकेंड थॉमस शॉल नाम के आइलैंड देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो हम एरिया देख रहे हैं ना, एक्चुअल में फिलीपींस और चाइना के मध्य में विवादित क्षेत्र है। अगर हम समुद्री एरिया देखें ना तो ये एरिया एक्चुअल में आता फिलीपींस के अधिकार क्षेत्र में, लेकिन चाइना दक्षिण चीन सागर पे पूरे एरिया पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, और वो सारे एरिया पे अपना दावा करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे जो भी आइलैंड है उस पर चीन के साथ आसपास के देशों के विवाद होते रहते हैं। वियतनाम से हो गया, ताइवान से हो गया, और फिलीपींस से हो गया। अभी जो स्कारबोरो शॉल का विवाद निकल के आ रहा है वो
फिलीपींस और चाइना के मध्य में देखने को मिलता है, क्योंकि जो चाइना है ना वो 9 डैश लाइन को क्लेम करता है, उसी के द्वारा बनाई गई एक समुद्र में काल्पनिक रेखा है जो वो कहता है कि ये इस तरीके से जाती है, मतलब पूरा कवर हो जाता है दक्षिण चीन सागर। लेकिन एक्चुअल अगर हम जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री ट्रीटी है ना, अगर हम उसमें डिवाइड करेंगे समुद्री क्षेत्र को, तो ये कुछ इस तरीके से डिवाइड होना चाहिए जो यहां पर हम देख रहे हैं। फिलीपींस तो मान्यता देता है इसको, लेकिन चाइना इस लाइन को मान्यता नहीं देता। अगर देता तो फिर जो ये क्षेत्र है ये फिलीपींस के अंडर में आ जाता। तो अभी ये हुआ कि फिलीपींस और यूएसए के मध्य में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई थी इस द्वीप के पास में, स्कारबोरो शोल जो समुद्री एरिया है उसके पास में। तो चीन ने फिलीपींस को चेताया कि भैया आप ऐसे क्षेत्रों में घुसपैठ मत करो, ये क्षेत्र हमारा है। तो फिलीपींस ने बोला भाई आपका कैसे हो गया, ये तो हमारा क्षेत्र है। तो स्कारबोरो शोल एरिया को लेकर दोनों देशों में मतभेद देखने को मिलता है। दक्षिण चीन सागर में ये पर्टिकुलर जल क्षेत्र देखने को, वाटर एरिया देखने को मिलता है। अगर हम दक्षिण चीन सागर की बात करें तो ये बहुत बड़ा प्रशांत महासागर का एक पार्ट है जो कि ब्रुनेई, दारुसलम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और चाइना, इन सब से लगता है समुद्री क्षेत्र। तो सारे एरिया पे चाइना अपना दावा करता है, पर ये सही नहीं हो सकता। स्कारबोरो, तो आपको समझ में आ गया कि जो स्कारबोरो शोल नाम का क्षेत्र है, जो आइलैंड है, वो दक्षिण चीन सागर में सबसे बड़े प्रवाल द्वीप है। ओके, फिलीपींस के पश्चिम में ये लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर फिलीपींस से देखने को मिलते हैं। फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आते हैं ये। द्वीप को चाइना हुआंग यान द्वीप के नाम से पुकारता है और फिलीपींस पनाटांग शोल के नाम से पुकारता है, और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहते हैं इसे स्कारबोरो शोल के नाम से पुकारते हैं। 2012 से फिलीपींस का यहाँ पर कंट्रोल है, लेकिन चाइना और फिलीपींस के मध्य में ये विवादित है। हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है? तो देखिए, हेल्ड इनिशिएटिव की बात करें तो हेल्थी लीवर एजुकेशन एंड एल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिसीज प्रिवेंशन, इसका फुल फॉर्म है। यह इनिशिएटिव भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्री है ना अमित शाह, उन्होंने लॉन्च किया है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत शुरू किया गया है। नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि उद्देश्य क्या है। तो यूनियन मिनिस्टर है हमारे अमित शाह, इन्होंने हेल्थ इनिशिएटिव की शुरुआत की है ना, जो कि एजुकेशन, जांच, पॉलिसी रिफॉर्म, इनके माध्यम से लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों को खत्म करना, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना, और शराब के क्या नुकसान है, क्या दुष्प्रभाव है लीवर के लिए, इसके बारे में जागरूकता फैलाना इस योजना का, इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। तो हील्ड या हेल्ड इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन से इन्वॉल्व है, यही हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, पूरा नाम मैंने आपको बता ही दिया है, हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड एल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिसीज प्रिवेंशन, हील्ड इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन कौन करवा रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस, जो कि एक नई दिल्ली में स्थित है ना, दिल्ली गवर्नमेंट का एक प्रमुख संस्थान है, ये इसका इंप्लीमेंटेशन करवाएगा। ऑब्जेक्टिव लिवर फेल्योर को रोकना, देश में लीवर की बीमारी बढ़ती जा रही है, तो इससे संबंधित जो फेल्योर है, लीवर फेल्योर बहुत कॉमन होता जा रहा है, इसको रोकना, और इसका मेन कारण जो है ना वो शराब है। तो शराब के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो इनिशिएटिव का नाम पता चल गया आपको, हील्ड इनिशिएटिव, होम मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया। लास्ट क्वेश्चन, विजडन क्रिकेटर अल्मनेक 2025 में मेंस कैटेगरी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी को मिला है? आपको बताए, अगर हम विजडन पत्रिका की बात करते हैं ना, तो ये क्रिकेट की बाइबिल कहलाती है, इंग्लैंड से प्रकाशित होती है, क्रिकेट की बाइबिल। तो विजडन हर साल जो बेस्ट परफॉर्मर है क्रिकेट के क्षेत्र में, उनको अवार्ड देता है, उनको अपनी लिस्ट में शामिल करता है।
तो ये होते हैं विजडन क्रिकेटर एल्मनेक 2025। हाल ही में 2025 के लिए 2024 के परफॉर्मेंस के आधार पर क्रिकेटर्स को अवार्ड दिए गए, है ना। तो इसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, जो खिताब है, वो इंडियन प्लेयर फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को दिया गया। वैसे मेंस कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी दोनों का क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन 2025 के द्वारा इंडिया के ही प्लेयर को दिया गया है। तो मेंस कैटेगरी में मिलता है जसप्रीत बुमराह को और विमेन कैटेगरी में दिया गया स्मृति मंधाना को। लास्ट ईयर दोनों ने ही 2024 में क्रिकेट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ना। तो इसीलिए मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर और फीमेल क्रिकेटर या विमेन कैटेगरी में बेस्ट क्रिकेटर विजडन क्रिकेटर एल्मनक 2025 से सम्मानित किए गए जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। एक क्रिकेट खेलों में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। विजडन पत्रिका को क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है। हर साल विजडन के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। पहली देखिए यहां पर एक चीज और है कि एक तो आपको मेंस और विमेंस कैटेगरी के अवार्ड हो गए, है ना। एक बेस्ट T20 क्रिकेटर का अवार्ड भी दिया गया है विजडन 2025 में। यह वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर को दिया गया, निकोलस पूरन जिनका नाम है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, ओके, विकेट कीपर निकोलस पूरन। तो T20 क्रिकेटर विजडन 2025 में। अब ये तो इंडिविजुअल हो गए। एक विजडन क्या करता है, 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की एक लिस्ट भी जारी करता है, 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये अगर कोई इंडियन होता ना इसमें तो आप याद कर लेते, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। हमारे मेन प्लेयर हो गए और इंडियन थे तो वो हमारा काम हो गया। लेकिन यहां पर हम देख लेते हैं क्योंकि यहां पर जब इंडियन होता है ना तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में 3 प्लेयर तो सूरे काउंटी एक क्रिकेट क्लब है इसके लिए खेलते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, जैसे गस एटकिंसन, जेमी स्मिथ और डैन वॉरल। ये ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश क्रिकेटर है। तो ये 3 तो हो गए सूर्य काउंटी के प्लेयर। और इसके अलावा हैम्पशायर, ये भी एक क्रिकेट क्लब है, इसके लिए लियाम डॉसन और इंग्लैंड के ही खिलाड़ी सोफी एक्लेस्टन। इन 5 प्लेयरों को 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में जगह दी गई। देखिए सारे ये इंग्लैंड के ही क्रिकेटर है, अलग अलग क्लब के लिए खेल रहे, तो आप इनको छोड़ सकते हो। आप जो मेन हैं हमारे मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन 2025 में और विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन 2025 जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, इन दोनों को याद कर लो, काम हो जाएगा। डन। तो यहां पर हमने 23 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया, एक एक क्वेश्चन को समझा, एक एक फैक्ट को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर, है ना। क्वेश्चन आंसर देखेंगे, कल के सेशन के हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस आर्टिकल को डेमोक्रेसी के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल कहा था? तो यह आर्टिकल है आर्टिकल 142, जो कि सुप्रीम कोर्ट का पावर है। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात में। ऑस्कर अवार्ड 2028 से एक नई पुरस्कार श्रेणी कौन सी जोड़ी जाएगी ऑस्कर अवार्ड में 2028 में? तो बेस्ट स्टंट डिजाइन की कैटेगरी को जोड़ा जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है चाइना में। पोप फ्रांसिस का हाल ही में निधन हो गया, यह किस देश से संबंधित थे? तो पोप फ्रांसिस संबंधित थे वेटिकन सिटी और एक अर्जेंटीना के रहने वाले थे और वेटिकन सिटी से संबंधित थे। दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा उम्बलिंग लॉ कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है हमारा लद्दाख में। हाल ही में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और मिट्टी की उर्वरता की हानि से निपटने के लिए कौन सा समझौता शुरू किया गया? तो ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप को शुरू किया गया। कलेग्नर केविनई तिट्टम योजना कहां लॉन्च की गई? तो इससे लॉन्च किया गया है तमिलनाडु राज्य में। महिला संवाद अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? इसे शुरू किया गया है बिहार राज्य में। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है तमिलनाडु के कलपक्कम में। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे। अब हम चलते हैं लास्ट डे के
जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे हैं उनका आंसर ले लेते हैं। 2025 में गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को फर्स्ट प्राइज दिया गया? तो ये यूपी की झांकी को दिया गया है, उत्तर प्रदेश की झांकी को। किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेन सिंगल का खिताब जीता? तो ये जैनिक सिनर है। भारत का पहला एआई बेस्ड कोर्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसे शुरू किया गया है राजस्थान में। ये कल के क्वेश्चन के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, किस राज्य ने 2024 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया था? गोवा में पहले से लागू था और भारत का उसके बाद पहला राज्य बना है स्वतंत्रता के बाद जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। कौन सा राज्य? आंसर कीजिएगा। 2024 T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? और G20 समिट 2024 कहां आयोजित की गई थी? तीनों क्वेश्चन आराम से नोट करो, पॉज करके कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा ऑफर ऑफ द डे की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड इंडियन आपके लिए अवेलेबल है, वहां पर क्लिक करके आप अवेल कीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।